हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से क्लास 7 का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। आज हम इसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके हर एक पॉइंट के हर एक तथ्यों को बेहतरीन पूर्वक समझ लेंगे और उसके बाद जोड़ देंगे इसके क्वेश्चन आंसर पर कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, किसको छोड़ना है। वैसे तो हम आपको सब पढ़ा देंगे। अगर आप उन सब क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 95 76 39 14 और 15 वाले नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और आप वहां से PDF मांग सकते हैं। हम आपको PDF दे देंगे। आइए आज इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरह से पढ़कर पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। देखिए, शंभू कहता है शाम में पढ़ाई कर रहा था। शंभू शाम में पढ़ाई कर रहा था। उसने स्वयं को हिलते पाया। अचानक मोबाइल की घंटी से उसको तंद्रा टूट गई। फोन उसके मित्र का था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने स्पीकर ऑन करके हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, पटना से भूकंप आया है, सारे लोग अपने घर से बाहर निकल गए, तुम लोग कैसे हो? उसके मित्र ने कहा टीवी पर भी खबर आ रही है। शंभू ने उठकर टीवी खोला और उस खबर आ रही थी बिहार के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों को सलाह दी जाती है वे घर से बाहर नहीं निकले। शंभू की बहन बोली घर से बाहर निकला। बाहर भी कई लोग निकलकर चर्चा कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप का झटका आया और उसमें महसूस हुआ कि जैसे हम लोग नाव पर सवार हैं। इन दोनों को आश्चर्य हुआ। अब आइए इन बात को समझते हैं कि ये बात क्या कहना चाहता है। तो शंभू जो था ना, अपने घर में बैठा हुआ था, पढ़ाई कर रहा था। अचानक भूकंप आया तो अपने आप को हिलते हुए पाया। यह भूकंप आया। क्या आया? भूकंप आया। पेपर में देखा, टीवी में देखा, फोन पे सुना कि भूकंप आया। जब वो घर से बाहर निकला तो देखा बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। सब करते बिहार के कई हिस्सों में भूकंप आया है। समझे? भूकंप जब भी आए तो अपने घर से बाहर किसी खुले स्थान पर जाके लेट जाना चाहिए, नहीं सो जाना चाहिए। समझे ना? अब आइए आगे देखते हैं कि भूकंप कैसे आती है, कौन सा प्लेट टकराती है, नहीं टकराती, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। एक छोटा सा खटाल है, उसको हम देख लेते हैं। कहता कि भूपट पट्टी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती है, यानी मजबूत संरचनाएं होती है, जिन्हें हम प्लेट कहते हैं। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी कठोर संरचनाएं होती है, जिससे हम क्या कहते हैं? प्लेट। ये प्लेट गतिशील रहती है, मतलब ये एक दूसरे से कभी कोई इधर जाता है, कोई इधर आता है, कोई उधर जाता है, कोई उधर जाता है, और कोई इधर जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, तो टकरा जाता है, जिससे भूकंप आता है, जिससे द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। इन प्लेटों के कारण द्वीप, महासागर और महाद्वीपों का निर्माण होता है। ये भी बात आप याद रखिएगा। कहता कि अगले दिन अखबार में भूकंप से जुड़ी खबरों की भरमार थी। बाहर भी जितना मुंह उतनी ही बातें। कुछ लोग घर पर छोड़कर बाहर ठहर गए थे। उन्हें यह बात का संदेह था कि आज फिर भूकंप आने वाला है। लोग रात में डर के मारे सो नहीं पाए थे। प्रशासन ने भूवैज्ञानिकों को बुलवाया और उन्होंने कई जगहों पर कुछ उपकरण लगाए। रात में उन्हें चर्चा का आयोजन किया। उन्होंने लोगों को बताया कि भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है, अतएव भूकंप आने की आशंका एवं अफवाह से दूर रहे। मतलब भूकंप आने की संभावना पहले नहीं की जा सकती। समझे? पूर्वानुमान पता लगाना संभव नहीं है। अर्थात अगर कोई कहता है तो वो झूठ भी बोल सकता है, केवल झूठ भी बोल सकता है। इस सब अफवाहों में हमें नहीं आना चाहिए। समझे? अब देखिए, कहता है कुछ पत्रकारों ने पूछा वहाँ से आखिर भूकंप क्यों आते हैं, और हम भी आपको बताएंगे कि अभी भूकंप क्यों आते हैं। पहले इसको सुनिए। भूवैज्ञानिकों महोदय ने बताया, देखिए हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों में विभाजित है। हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह किसमें विभाजित है? प्लेटों में विभाजित है, जो हमेशा गतिमान रहती है। ये प्लेट क्या रहती है? हमेशा गतिमान रहती है। उस गति के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो कुछ दूर जाती है और कुछ एक साथ चलती है। मतलब कुछ ऐसे आती है, कुछ ऐसे जाती है, कुछ ऐसे आती है, कुछ ऐसे आती है, कुछ मतलब कि इधर से जा रही है, कुछ ऊपर से जा रही है। मतलब हमेशा गति करती रहती है। हमेशा क्या करती रहती है बाबू रे? गति करती रहती है। अब सुनिए, जिसके कारण आपस में टकराव होता है। कभी किसी दो प्लेट आपस में टकरा जाते हैं तो कंपन शुरू होते हैं। वही कंपन क्या कहलाती है? भूकंप। मान लीजिए इधर से भी प्लेट आ रहा है, इधर से भी प्लेट आ रहा है, ये दोनों एक समय ऐसा आएगा कि टकरा जाएगा तो ये कंपन होगा, और ये कंपन ही क्या कहलाता है? ये कंपन ही भूकंप कहलाता है। इतना बात समझ गए? अब देखिए आगे कहता है कि उसके प्रभाव कई भूभाग धंस जाते हैं, कई ऊपर उभर जाते हैं। ये घटनाएं यदि मानव बसा वाले क्षेत्र में होती है तो अत्यंत विनाशकारी हो जाती है। अब आइए नक्शा के बारे में, भूकंप के बारे में जानते हैं। देखिए भूकंप के बारे में जानेंगे। ये देखिए प्लेट सीमा, ये क्या है? प्लेट सीमा, ये अधिक केंद्र है। क्या है? अधिक केंद्र। अभी वो उद्गम केंद्र के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप याद करिएगा। जहाँ भूकंप उत्पन्न होती है वो भूकंप ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाती है। अर्थात जहाँ भूकंप उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? भूकंप उत्पन्न का केंद्र कहलाती है। इसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। अब ये सब देखिए, ये सब भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। इधर भी निकलती है, इधर भी। ये सब क्या करती है? बाहर की ओर निकलते
रहती है, बाहर की ओर क्या करती है, निकटते रहती है, जिससे क्या होती है, जिससे भूकंप आती है, जिससे क्या आती है, भूकंप। अब आगे देखिए, आगे कहता है भूवैज्ञानिक ने आगे बताया कि कुछ ऐसे यंत्र हैं जिससे हम भूकंप की तीव्रता, उसका उत्पत्ति का स्थान पता कर सकते हैं। कुछ ऐसे यंत्र भी हैं जिससे भूकंप की तीव्रता और स्थान का पता लगा सकते हैं। जैसे भूकंप देखिए कब कहाँ घटित हुआ था, जनवरी 1984 ईस्वी में दरभंगा यानी बिहार में, सितंबर 1993 ईस्वी में महाराष्ट्र के लातूर में, और उसके बाद जनवरी 2001 में गुजरात के कच्छ एवं भुज वाले इलाके में भूकंप ने भयंकर झटके महसूस किए थे, जिससे जान माल की अत्यधिक क्षति हुई थी। जान माल की क्या थी, अत्यधिक क्षति हुई थी। अब आइए आगे कहता है कि क्या आप जानते हैं 11 मार्च 2011 को जापान के उत्तर पूर्वी तट पर भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए थे, जिससे हजारों लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु। अब तक भूकंप के झटके से हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब इसको इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है, आप जो भी पॉइंट बोलेंगे इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राम में मापते हैं, भूकंप की तीव्रता को किस में मापते हैं, सिस्मोग्राम में। और रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने की इकाई है। रिएक्टर पैमाना क्या है, रिएक्टर पैमाना जो है भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राम में मापते हैं, मापते किसमें, इकाई है रिएक्टर स्केल, और मापते हैं सिस्मोग्राम। अब इसमें देखिए ये क्या किए हैं, इसमें भारत का नक्शा है, क्या है, भारत का नक्शा, भारत का क्या है, नक्शा। इसमें भूकंप वाले क्षेत्रों को दर्शाया गया है, भूकंप वाले क्षेत्रों को क्या क्या दर्शाया गया है। देखिए इसमें कहता कि ये जो गाढ़ा गाढ़ा जगह काला क्या है, अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र है। उसके बाद ऐसे ऐसे डॉट क्या है, ऐसे ऐसे कटिस क्या है, उसमें यह क्या है, अधिक जोखिम वाला क्षेत्र है। और इसमें ऐसे थोड़ा थोड़ा किया है, ये मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र है। और जिसमें डॉट डॉट ऐसे ऐसे बिंदी दे दिए हैं, ये क्या है, कम जोखिम वाले क्षेत्र हैं। भारत के इन सब क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में तब कम तब कम तब सबसे कम आते हैं। ये फिगर भी आप समझ गए। अब आइए आगे देखते हैं, आप क्या देखेंगे, अब आइए आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ के पता चलता है भूवैज्ञानिक ने कहा नहीं, हम भूकंप को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसके प्रति जागरूकता पैदा करके इससे होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं। भूकंप को रोक नहीं जा सकते, इससे होने वाले नुकसान को कम किया जाता है। पत्रकार ने पूछा क्या भूकंप के प्रभाव सभी जगह एक तरह का होता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि ऐसा नहीं है। भूप्रपट्टी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है उसे क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उनके निकटतम स्थान पर अधिक केंद्र होता है। उद्गम केंद्र के निकटतम स्थान को क्या कहते हैं, अधिक केंद्र कहा जाता है। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में चलती है, जिससे तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। अधिक केंद्र के निकटतम वाला भाग सर्वाधिक कंपन होता है, जहाँ सर्वाधिक क्षति होता है। उद्गम वाले केंद्र जो अधिक केंद्र, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। पत्रकारों ने क्या क्या बाबू रे पूछा कि पत्रकारों ने पूछा कि भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें घबराना नहीं चाहिए, मजबूत मेज पलंग चौकी के नीचे छुप जाना चाहिए, आग वाले सामान से दूर रहना चाहिए, चिमनी कमजोर छत या कमजोर दीवार से क्या रहना चाहिए, हट जाना चाहिए। अब ये देखिए, अब ये है ज्वालामुखी, क्या है बाबू रे, ज्वालामुखी। देखिए ये ज्वालामुखी है, इससे मैग्मा निकलते, क्या निकलते हैं, मैग्मा। ज्वाला के ऊपर वाले हिस्से को क्रेटर कहते हैं, उसके बाद इसको निकासत कहते हैं, ये ज्वालामुखी है। इसका आप फिगर कर लीजिए, ये देखिए लावा है, ये ऊपर पट्टी यानी मेंटल है। हम पीछे वाले चैप्टर में बताइए मेंटल से क्या निकलती है, लावा निकलती है, क्या ज्वालामुखी निकलती है, क्या निकलती है, ज्वालामुखी का लावा निकलते है। ये फिगर आप अपने कॉपी यानी ड्राइंग कॉपी में बना लीजिएगा, समझे ना। अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे कह रहा कि खुली जगह या मैदान में जाना चाहिए, बिजली के खंभों या वृक्षों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये भूकंपों से बचने के उपाय है, क्योंकि वो उखड़कर आपके शरीर पर गिर सकते हैं। भूकंप से बचाव के लिए भवन निर्माण में भूकंपों को रोधी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तैयार करना चाहिए, आदि करना चाहिए। अब देखिए आगे कहता है ये बिहार में कौन कौन क्षेत्र में कैसे भूकंप आते हैं वो आप देख लीजिए। भूकंप का तृतीय क्षेत्र, चौथा क्षेत्र और पांचवा क्षेत्र, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप खोजिएगा। इसमें आप कौन डिस्ट्रिक्ट में हैं, आप कौन डिस्ट्रिक्ट में वो खोज के आप उसको नोट करिएगा, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में आप हैं। वैसे तो आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट जिस क्षेत्र में मिलेगा उस क्षेत्र का पूरा नाम लिखिएगा। अब देखिए पृथ्वी के बल कैसे लगते हैं उसको भी देख लीजिए। देखिए पृथ्वी पर दो तरह के बल लगते हैं, एगो आंतरिक बल लगते हैं, एगो बाह्य बल लगते हैं। देखिए बाह्य बल से अन्नाच्छादन होता है, क्या होता है, अन्नाच्छादन, और ये ऋतु क्षय और अपरदन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, ऋतु क्षय और अपरदन के कारण होते हैं। अब देखिए अब ये आंतरिक बल जो होते हैं वो दीर्घकालीन भू संचलन करते हैं और आकस्मिक भू संचलन करते हैं। अब देखिए आकस्मिक भू संचलन के कारण क्या होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, भूकंप, भूस्खलन होते हैं, और इसके कारण क्या होते हैं, महाद्वीप का निर्माण होता है और पर्वत का निर्माण होता है। आप ये फिगर अपने कॉपी में बना लीजिएगा, अपने कॉपी में क्या करिएगा बाबू रे, बना लीजिएगा। आप इसको नोट करिएगा, क्या करिएगा, नोट करिएगा और इसको पढ़ते रहिएगा। बैठे रहने से क्या अच्छा है, आप इसको पढ़ते रहिए और याद करते रहिए, जिंदगी में सफल हो जाइएगा एक दिन, समझे ना। अब देखिए
अगले दिन अखबार में ये सारी बातें पढ़कर लोगों को मन में भय कुछ कम हुआ, परंतु शंभू के दिमाग में अभी कई प्रश्न उभर रहे थे। और क्या क्या होता अगर उसने अपने भूगोल शिक्षक से यह बात पूछी। भूगोल शिक्षक से पूछी। शिक्षक ने बताया, हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। हमारी पृथ्वी किसमें विभक्त है? प्लेटों में। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ चट्टान पिघली अवस्था में होती है, जिसे क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। यह भी नोट करिएगा, पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ की चट्टानें पिघली अवस्था में होती है, जिसे मैग्मा कहते हैं। यह सदैव गतिशील रहता है। जहाँ कहीं भी पृथ्वी की परत कमजोर होती है, वहाँ से धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, गर्म तरल के रूप में निकल आते हैं। क्या होते हैं? निकल आते हैं। अब आइए देखिए पृथ्वी के बलों का प्रभाव। देखिए पृथ्वी के इधर से देखिए बल लग रहा है, इधर से भी देखिए बल लग रहा है। बीच में भ्रंश घाटी है, भ्रंश रेखा ये उत्पन्न हो रही है, इससे तनाव बल लग रहा है, तनाव बल हो रहा है, भ्रंश घाटी का उत्पन्न है। अब देखिए पर्वत के बारे में जानेंगे, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। आप पर्वत के बारे में कहिएगा कि पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो और जिसका शिखर का क्षेत्र संकुचित हो, ये पर्वत कहलाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे बलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत और संचयन पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। इन सब का डिटेल परिभाषा जान लेते हैं। बलित पर्वत किसे कहते हैं? कहता है कि दो विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे क्या कहते हैं? संपीड़न बल कहा जाता है। इस पर्वत से निर्माण जो बल होता है, जो पर्वत का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बलित पर्वत कहते हैं। आप कॉपी लेके इसको नोट करिएगा, जैसे हिमालय का पर्वत या रोकी पर्वत। अब इसके बाद आता है भ्रंशोत्य पर्वत। भ्रंशोत्य पर्वत कहिएगा जब भूतल के किसी क्षेत्र में समांतर या भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो उसे भ्रंशोत्य पर्वत या बलोक पर्वत कहते हैं। भ्रंशोत्य पर्वत का नाम दूसरा है बलोक पर्वत, जैसे यूरोप का ब्लैक पर्वत, यूरोप का ब्लैक पर्वत या फॉरेस्ट पर्वत या भारत का सतपुरा पर्वत। ये सब आपको मिलान में आएगा, मिलान करिए, समझे ना। अब ये देखिए, अब इसका फिगर है, यही है कौन सा? इसे कहते हैं मोरदार पर्वत। इससे क्या कहते हैं बाबू रे? मोरदार पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरदार पर्वत। ऐसा ही होता है। आप फिगर बनाइएगा और ड्राइंग में कलर करते रहिएगा, कलर करिएगा, समझे ना। अब देखिए संचयन पर्वत किसे कहते हैं? कहता है कि ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ गर्म होकर जम जाते हैं तथा जब ये पर्वत रूप ले लेते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? संचयन पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है इसे। और जैसे जापान का फ्यूजियामा पर्वत, अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत, यही देखिए इस पर्वत का भी फिगर आप पाइएगा। यह भ्रंशोत्य पर्वत का फिगर है। जहाँ परिभाषा लिखिएगा वहाँ इसका चित्र बना के चिपका दीजिएगा। अब आइए अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। यह अपर्दन की शक्तियों के कारण कई पर्वत करते छड़ते रहते हैं, जिससे अपर्दित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। जैसे अरावली का पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी। आप इसका उदाहरण और परिभाषा जरूर याद रखिएगा, समझे ना, क्योंकि ये आपको काम देगा भविष्य में। ये देखिए संचयन पर्वत का फिगर है। ये किसका फिगर है? संचयन पर्वत का फिगर। आप इसका भी नोट बना लीजिएगा, इसको भी रंग लीजिएगा और ड्राइंग कॉपी में संचयन पर्वत के नीचे इसका फिगर चिपका दीजिएगा। अब कहता है पठार। क्या कहता है बाबू रे? पठार देखिए क्या होता है। शंभू ने पूछा, क्या ऊंचे नजर आने वाला स्थान पर्वत है? शिक्षक ने कहा नहीं, धरातल में वैसी आकृति भी है जो समुद्र या सीमावर्ती तट से एकदम से नीचे प्रतीत होते हैं। यह प्राय खड़ी ढाल वाला होता है। इसकी सतह ऊपर काफी विस्तृत फैली होती है। इसे पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार। कभी कभी पठार ऊपर छोटी या पहाड़ियों पर भी पाई जाती है। पहाड़ियों पर भी क्या होती है? पाई जाती है। अब आगे देखिए, ये देखिए पठार का चित्र है। किसका चित्र है? पठार का चित्र है। अब आगे आइए, ये पठार के प्रकार देखते हैं, सुनिए। पठार के प्रकार आप याद रखिएगा। कहता कि महाद्वीपीय पठार का शिल्ड पठार, वायुड निक्षेप पठार, हिम नदीय निक्षेपण पठार, लावा निर्मित पदार्थ, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपथ पठार और छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है। अब आइए आगे कहता है मैदान। क्या कहता है? मैदान के बारे में जान लेते, समझे ना। मैदान कहता है कि शिक्षक ने शंभू से पूछा, बताओ अब तुम्हें कोई ऐसा क्षेत्र नजर आता है जहां आमतौर पर सामान्य ढाल या पराया मैदान, पराया समतल भूमि है। शंभू ने जवाब देते हुए कहा कि अपना बिहार। शिक्षक ने हंसते हुए कहा, हाँ यह गंगा नदी, गंगा मैदान है। सामान्यतः ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। सामान्यतः ढाल एवं समतल भूमि वाले प्रदेश क्या कहलाते हैं? ढाल मैदान कहलाते हैं। ये समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं। यह प्राय एक ही प्रकार के मिट्टी के बने होते हैं जिनमें थोड़ा भी स्थानीय अंतर होता है। उसे ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल बढ़ा रहता है, जिसके कारण कुछ मैदान समुद्र तल के नीचे होते हैं, कुछ मैदान क्या होते हैं? समुद्र तल के नीचे होते हैं। अब आइए इसका प्रश्न उत्तर है। अब इसका क्या है बाबू रे? प्रश्न उत्तर है। इसका प्रश्न उत्तर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में करेंगे। क्या करेंगे? पार्ट 2 में करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट भी करके बताइए कैसा लगा, समझे। इसका क्वेश्चन से हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों।